जुलाई 2024 के मैक्रो और मार्केट रैपअप में आपका स्वागत है। 2024 का आधा साल बीत चुका है और अगर हम अभी तक के विभिन्न एसेट क्लास का प्रदर्शन देखें तो इक्विटीज ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। यूएस शेयर बाजार में ब्रेथ नहीं है, या यूं कहें कि कुछ ही सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर अभी तक तो इंडियन इक्विटी में निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न है। दूसरा एसेट क्लास जो इस साल काफी चर्चा में है वह है कमोडिटीज। इक्विटीज और कमोडिटीज का पॉजिटिव रिटर्न देना, वो भी उस समय जब यूएस में मार्केट में रेट कट की संभावना को पीछे ढकेला जा रहा है और डॉलर का स्ट्रेंथ बरकरार है, यह एक मान्य मैक्रो साइकिल के विपरीत है। भारत का शेयर बाजार तो काफी दिलचस्प मोड पर है। मार्केट हर महीने एक नई ऊंचाई को छू रहा है। अगर कोई करेक्शन आता भी है तो वह केवल एक सूक्ष्म अवधि तक रहता है। हम भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं 5 डेटा पॉइंट की ओर संकेत करूंगी। स्टील कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सीमेंट कंजम्पशन, बैंक क्रेडिट एंड जीएसटी कलेक्शंस। अगर हम पिछले कुछ महीनों में इन 5 डेटा का स्ट्रेंथ देखें तो यह ये बताता है कि बिजनेस ग्रोथ अभी भी बरकरार है। पर वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट सेक्टर में वेज ग्रोथ धीमे हो रहे हैं। आईटी सेक्टर में हायरिंग कमजोर है। अभी के समय में रूरल सेंटिमेंट्स अर्बन सेंटिमेंट्स के परस्पर बेहतर है, पर संपूर्ण रूप से कहें तो अभी तक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स ने कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स से बेहतर रिटर्न दिए हैं। पर आने वाले समय में हमें कुछ सेक्टर रोटेशन की उम्मीद है। स्मॉल एंड मिड कैप के मूल्यांकन लार्ज कैप के परस्पर काफी अधिक है और ऐसे में हमें लार्ज कैप में निवेश करना थोड़ा बेहतर प्रतीत होता है। आज के माहौल में हम स्टॉक स्पेसिफिक चयन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कमोडिटीज पर भी एक मध्यम समय के लिए हमारा सकारात्मक सोच है। विश्व स्तर पर अडिग महंगाई, वेदर डिस्टर्बेंसेस, डीग्लोबलाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स का तेजी से बढ़ता प्रचलन कमोडिटी डिमांड के लिए पॉजिटिव है। हालांकि निकट अवधि में इसमें भी चाइना के पॉलिसी से और फेड पॉलिसी के अनसर्टेनिटी के कारण वॉलेटिलिटी रह सकती है। अंततः 28 जून 2024 को इंडिया जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में ऑफिशियली शामिल हो चुका है और पहले महीने में इंडिया बॉन्ड्स को इंडेक्स में 1% वेट मिले हैं। अगले 9 महीने तक हर महीने भारत का वेट 1% से बढ़ता जाएगा। इंक्लूजन के दिन एफआईआई इनफ्लो काफी कम था, पर यह इसलिए भी क्योंकि पहले ही एक अच्छे फ्लोज आ चुके थे। जून महीने में लगभग $2 बिलियन के इनफ्लो आए थे और अनाउंसमेंट से लेकर अभी तक $11 बिलियन के इनफ्लोज आ चुके हैं और अगले 9 महीने में और 10 से 15 बिलियन डॉलर आने की उम्मीद है। पर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस अब मार्केट प्राइस इन कर चुका है और हर महीने के 1 या 2 बिलियन डॉलर के इनफ्लो से मार्केट में कोई तेजी शायद ना हो। पिछले साल स्टेट्स ने 2.8 या 2.9% के फिस्कल डेफिसिट पर लगभग 10 लाख करोड़ बोरो किया था। इस साल भी स्टेट बजट्स के अनुसार वो लगभग 3% फिस्कल डेफिसिट दिखाएंगे और 10 लाख करोड़ ही बोरो करेंगे। पिछले कुछ महीनों में कई स्टेट्स ने अपने खर्चे बढ़ाने की घोषणा की है, जैसे कि तेलंगाना में फार्म लोन वेवर, महाराष्ट्र में लगभग 96,000 करोड़ का अधिकृत खर्चा। ऐसे में यही उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी
एक्चुअल एसडीएल सप्लाई बजट में हुई घोषणा जितनी ही हो। Q2 FY25 में स्टेट्स ने 2.64 लाख करोड़ का कैलेंडर दिया है। हो सकता है कि Q2 की एक्चुअल सप्लाई कैलेंडर से थोड़ी कम हो, पर वह सेकेंड हाफ में बढ़ा दी जाएगी। क्योंकि यह इलेक्शन का साल था, केंद्रीय सरकार का फरवरी बजट इंटरिम बजट था और अब फाइनल बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। फाइनल बजट आने से पहले कुछ ऐसे प्रतिक्रिया हुए हैं जो सरकार के लिए काफी लाभदायक है। मई महीने में आरबीआई ने केंद्रीय सरकार को 2.10 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया था, जो कि अपेक्षा से 1.3 लाख करोड़ ज्यादा है। साथ ही अभी तक के जीएसटी और अन्य टैक्स के आंकड़े भी एक अच्छे कलेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। यह दोनों बातें सरकार को 5.1% के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को बिना बदले खर्चा करने में सहयोग देगी। हमें इस बजट से एक रियलिस्टिक रिसीप्ट्स ग्रोथ टारगेट की उम्मीद है और ऐसा सोचते हैं कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को बढ़ाने की क्षमता रखती है। अभी तक के जो भी कैबिनेट एलोकेशन हुए हैं और जैसा एमएसपी हाइक्स था, उससे तो यही संकेत होता है कि केंद्रीय सरकार पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहती है। पर फिर भी बजट में यह बात और भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। साथ ही हमें राज्य स्तर पर वेलफेयर स्पेंडिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर सब बातों का सारांश यह है कि हम जीसेक सप्लाई में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और इसका मतलब है कि निकट अवधि में, क्योंकि रेट कट्स की कोई उम्मीद नहीं है और सारे पॉजिटिव न्यूज़ लगभग फैक्टर इन हो चुके हैं, तो ऐसे में जीसेक रेंज बाउंड रह सकता है। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी में जून महीने में थोड़ा सुधार आया है। टी बिल का कैलेंडर भी लो था। जैसे जैसे सरकार अपने 5 लाख करोड़ के कैश बैलेंस को खर्च करेगी और करेंसी लीकेज अगले 2 महीने में न्यूनतम रहेंगे, हमें उम्मीद है कि सिस्टम लिक्विडिटी अगले 2 महीने में 1 से 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ सकती है। पिछले महीने भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का दूसरा दौर आयोजित किया। पहला 2022 में था। ऑक्शन में लगभग 11,340 करोड़ के रुपए के बिड्स हासिल हुए। ऑक्शन के पहले ही बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स ने उनकी ज़रूरतों को संकेत कर दिया था, इसलिए इस ऑक्शन से कुछ खास कलेक्शन की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा हमें टेलीकॉम में 10% से लेकर 25% तक टैरिफ हाइक्स देखने को मिले। लास्ट हाइक 2021 में लगभग 20% के हुए थे, जिससे सीपीआई में 15 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया था। हमें इस बार भी ऐसे ही इम्पैक्ट की उम्मीद है। पिछले महीने मौसम की गड़बड़ी के कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। साथ ही अब इस टेलीकॉम टैरिफ हाइक के बाद कई ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि इस साल के 4.5% एवरेज सीपीआई का अनुमान पे कोई खतरा तो नहीं है। जून 2024 का सीपीआई लगभग 4.9 या 5% तक आ सकता है। यह मार्केट के शुरुआती उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा है, पर आरबीआई के प्रोजेक्शन के आसपास ही है। हम अभी भी FY25 में 4.5 का एवरेज सीपीआई की उम्मीद करते हैं। जहां सब्जियां और फ़ोन के खर्चे बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर खाद्य तेल, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसालों में महंगाई कम हो रही है। कंज्यूमर कंपनीज भी हाउस होल्ड गुड्स में कुछ खास प्राइस हाइक्स नहीं ले रही हैं। पर इन सब में मॉनसून एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो अगले 3 महीनों में पता लग जाएगा। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें।